अच्छा, जो एक बड़ा प्रॉब्लम हुआ ना वो ये भी हुआ कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाहर मौजूद जितनी भी क़यादत है, उन्होंने जितनी मेच्योरिटी से डीजी आईएसपीआर की फुल टॉस को खेला है वो कमाल कर दिया उन्होंने। आगे चल के बात करते हैं। डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को मेनोन तस्लीम किया जाए, उसको अपनाया जाए, उसकी हमायत की जाए, ये दबाव सियासी जमातों पर और शख्सियात पर डाला जा रहा है। अब इदारा इस लेवल पर आ गया है, उन्हें कहा जा रहा है कि इदारे ने तो ये लेवल तक पहुँच के हिम्मत कर दी है, इदारा तो इमरान खान का दुश्मन बन गया, सामने आकर खड़ा हो गया, तो आप भी हिम्मत करें, आप भी आकर लड़ें। आपका तो सियासी मुखालिफ है। सियासतदानों में लेकिन एक प्रॉब्लम होती है, वो आते हैं, आके बोल बाल देते हैं, कर लेते हैं। कई लोगों को अपनी इज्जत से प्यार नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर लोग डरते हैं कि भाई हम फौज से एक सियासी जमात को मार पड़वा रहे हैं, कल को हमने भी सियासत करनी है। यही सारा कुछ जब हमारे साथ होगा तो हम फिर रोना पिटना कहाँ जाके करेंगे। वो बेचारे इस बात से भी डरते हैं, लेकिन इनके बीच में फंसे हुए अब 3-4 साल ज़्यादा होते हैं किसी फौजी के पास। ये तरह थोड़ा लंबा हो गया टाइम, हो सकता है ख़त्म हो जाए, कोई पता नहीं होता ना, वक्त का कोई पता नहीं होता। लेकिन ये जो टाइम लंबा भी हो गया, इसके बावजूद सबको पता है कि टाइम ख़त्म हो जाना है और पॉलिटिकल पार्टीज़ ने यहीं पे रहना है और उन्हें बाद में ये सारा कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर वो बच गई तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बचने के इम्कानात तो बहुत कम है। जिस तरह उन्होंने अवाम से मुखालफत ले ली है, ऐसे ऐसे लोग बिठा दिए इन्होंने, यानी मुख्तलिफ शहरों के अंदर बंदे निकलवा रहे, वो निकल के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कुछ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले आ गए, कभी कोई और आ गया, कभी कोई और ग्रुप निकल आया, और कहीं 20 लोग हैं, कहीं 25 लोग हैं, कहीं 40 लोग हैं। बस ये फौज से इजहारी यकजहती हो रहा है। और इसके अंदर जो है वो आसिम मुनीर साहब का और डीजी आईएसपीआर का फ़ोटो उठाया हुआ है। इजहारी यकजहती किस चीज़ का हो रहा है? क्या मसला क्या है कि फ़ौज के ऊपर कोई हमला हो गया है या खुदा न खास्ता कोई बहुत बड़ा मसला हो गया है? भाई ये मुबारकबाद के लिए आप रैलियां निकाल सकते हैं कि आसिम मुनीर साहब को बहुत सारे ओहदे मिल गए। मिसाल के तौर पे आर्मी चीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब, ये बहुत लंबा चौड़ा एक तारुफ हो गया उनका। मुबारकबाद दे सकते हैं कि उनका बहुत लंबा चौड़ा तारुफ हो गया। कोई ओहदे रह गए हैं तो वो भी उनको दे दिए जाएँ। बहरहाल आसिम मुनीर साहब और डीजी आईएसपीआर के फ़ोटो लगा के धड़ाधड़ मुबारकबादें दी जा रही हैं। समझ नहीं आ रही कि ये लोग चाह क्या रहे हैं और ये कर क्यों रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्या है इस वक्त। कोई इंडिया ने हमला कर दिया है, कुछ दहशतगर्दों ने कोई बहुत बड़ा अटैक कर दिया है, कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया। मुझे अच्छी तरह याद है, कभी कोई दहशतगर्दी का बहुत बड़ा वाक़या हो जाता था ना, तो लोग निकलते थे, निकल कर एहतजाज करते थे। हम छोटे होते थे, हम भी निकल के कहते थे ये बहुत बुरा हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। और हमें जो हमारे दोस्त हैं वो कहते थे आओ जी आओ, आज फलां जगह के ऊपर हम एहतजाज करेंगे। हम कभी चले जाते थे, कोई दहशतगर्दी के खिलाफ चले जाते थे, किसी और कोई और इशू हो जाता था उस पर चले जाते थे, ह्यूमन राइट्स के मामला पे। लेकिन ये क्या चल रहा है, समझ से बाहर है। अब इसके अंदर ऐसे ऐसे लोग बिठा दिए जिन्होंने अमली जामा को अमली पजामा बना दिया। और लोग बता रहे थे कि ये नून लीगी एमपी है, लीगी एमपी है। वो बैठे हुए हैं जनाब, बैठ के कह रहे हैं जी मलक आसिम मुनीर। एक तो उन्होंने कहा ये मलक आसिम मुनीर साहब हैं, दूसरा वो कह रहे हैं जी कि इन्होंने कोई अमली पजामा पहनाया, अमली जामा को अमली पजामा पहना दिया। अंदाज़ा करें आप। और ये लोग आके फ़ौज की तर्जुमानी कर रहे हैं और उनके हिस्से का मुकदमा लड़ रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत क्या थी। और जो एक बड़ा प्रॉब्लम है ना वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एस्टेब्लिशमेंट को बड़ा झटका दिया, वो मैच्योरिटी का सबूत देकर दिया। यानी इन्हें लगा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस के रद्द-ए-अमल में बड़ा जारहाना मौक़िफ़ अपनाएगी, लेकिन चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या उसके बाद जलसा हो, दोनों के अंदर बड़ा नपा तुला रद्द-ए-अमल दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। और जो इखलाकी बर्तरी है वो हासिल कर ली डीजी आईएसपीआर के ऊपर। अब डीजी आईएसपीआर एक इदारे के तर्जुमान है, इदारे के अंदर अजीब सी बेचैनी है कि ये किया क्या है इन्होंने। और पीटीआई ने एक नपा तुला बयान देकर अपनी इखलाकी बर्तरी इदारे के ऊपर भी रख ली और पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर भी रख ली। अब सारे आकर उंगलियों से मट्टी झाड़ रहे हैं कि हम गवर्नर राज लगा देंगे तो मुल्क में इमरजेंसी लग जाएगी तो ये हो जाएगा। देखिए इमरान खान का जो रद्द-ए-अमल है ना, वो फर्द वाहिद के खिलाफ इमरान खान साहब गुस्से में बोलते हैं इसलिए कि वो जुल्म का शिकार है। इमरान खान का ये मानना है कि उनके ऊपर और उनकी फैमिली के ऊपर जितने भी मजालिम हो रहे हैं इनके लिए जिम्मेदार आसिम मुनीर साहब हैं। इमरान खान नवाज शरीफ को तो कुछ नहीं कहता ना, शहबाज शरीफ को, जरदारी को कुछ नहीं कहता। उनके खिलाफ जो एक पॉलिटिकल एक मुकाबला है वो तो चलता रहता है, वो इनको कहते रहते हैं, उनको कहते रहते हैं, लेकिन एक लिमिट में रहते हैं ना दोनों तरफ के लोग।
लेकिन आसिम मुनीर साहब के मामले में इमरान खान साहब बहुत फ्रंट फुट पे चले जाते हैं आजकल। वजह क्या है? उन्हें लगता है कि उनके साथ और उनकी फैमिली के साथ जो कुछ भी हो रहा है, बल्कि वो ये दावा करते हैं कि ये आसिम मुनीर साहब कर रहे हैं, वो इसके पीछे हैं। और DGISPR ने उनके मौक़िफ़ के ऊपर आके मोहर लगा दी कि जनाब इमरान खान साहब जो कह रहे थे वो ठीक कह रहे थे। एक चीज़ जो है ना, ज़हनी मरीज़ का जुमला, ये इंतहाई नागवार जुमला, ये दोनों तरफ से जो भी इस्तेमाल करे है तो नागवार। लेकिन आसिम मुनीर साहब के लिए एक बहुत बड़ा पंगा है इसमें। मैं आपको बताता हूं कैसे। देखिए, शहबाज शरीफ साहब को जब से इमरान खान साहब ने अर्दली का लक़ब दिया, लोग उन्हें उसी तरह सोचना शुरू हो गए, उसी तरह देखना शुरू हो गए। और शहबाज शरीफ साहब को आलमी सतह पे भी बाज़ लोगों ने शू शाइन बॉय का नाम दे दिया, और शहबाज शरीफ साहब ने हरकतें भी ऐसी की। अब आसिम मुनीर साहब के बारे में इमरान खान साहब कहते हैं ये ज़हनी मरीज़ है। अब ये ज़हनी मरीज़ अगर किसी मुल्क का आर्मी चीफ है और वो मुल्क एटमी कुव्वत है, वो ये फिर एक नया पंगा है। अब इमरान खान साहब ने तो कह दिया, उन्होंने कहा जो उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, उनकी पार्टी के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, जिस किस्म का वो तशद्दुद का सामना कर रहे हैं, जिस किस्म के हालात में उनको डाल दिया गया है, और पाकिस्तान नीचे से नीचे जा रहा है, वो उस तनाजुर में ज़हनी मरीज़ कह रहे हैं। लेकिन यहां पे एटम बम का कंट्रोल भी उन्हीं के पास है, आसिम मुनीर साहब के पास। तो ये काबिल कबूल नहीं हो सकता ना, ये बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो ये बड़ा नागवार गुजरता है जुमला। और फिर इमरान खान साहब को वापस जब ये कहा गया DGISPR की जानिब से साइकोपैथ या ज़हनी मरीज़, और DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंख मारते हुए ये कहा, वैसे ये जेब तो नहीं देता यूनिफॉर्म पहन के आप आंख मारें, एक खातून सहाफ़ी आपको सवाल करें और आप आंख मार के उसका जवाब दें, बड़ा नामुनासिब है। मैं कोई ऐसी मायूब बात नहीं कर रहा, लेकिन ये तर्ज़ अमल नामुनासिब है। बॉडी लैंग्वेज होनी नहीं चाहिए एक यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर की। शहबाज शरीफ ने जब आंख मारी थी, अजीब सा मुंह बनाया था। जब ट्रंप ने कहा था आओ ना, वो जो अंदर तारीफ़ें कर रहे थे, अंदर बंद कमरे में जो तारीफ़ें कर रहे थे, जो अंदर मेरी गेम उठा रहे थे, वो इधर उठाओ सबके सामने। तो शहबाज शरीफ साहब आंख मारते हुए फटाफट आए और शू शाइन बॉय बन गए। फटाफट शहबाज शरीफ साहब ने तारीफ़ों के पुल बांधे, फिर वापस निकल गए। अब उन्होंने भी एक इस तरह का ही मुंह बना के आंख नीचे की थी। ऐसे ही DGISPR ने तो बाकायदा आंख मार दी। अच्छा, मैंने जब पहले क्लिप देखा ना, मैं हैरान हो गया। मैंने कहा नहीं इस लेवल तक नहीं जा सकते। फिर एक YouTube के ऊपर जाकर देखा, वहाँ पे भी इसी तरह आंख मारी हुई थी। वो एक दो जगह पे देखा तो हर जगह पे वो आंख मारी हुई है DGISPR ने। कितनी मायूब और कितनी बुरी बात है। ये बॉडी लैंग्वेज की बेसिक आइडियोलॉजी इनको पता होनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों का आइडिया तो होना चाहिए ना। DGISPR है, आम आदमी तो नहीं है। पूरे इतने बड़े इदारे को, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहरहाल, अब ये जो ज़हनी मरीज़ वाला मामला है, इमरान खान साहब को भी ज़हनी मरीज़ वापस कह दिया गया, उसकी वजह से ये इशू बहुत उठ गया पूरी दुनिया में। अच्छा, इमरान खान को तो ज़हनी मरीज़ आप साबित कर ही नहीं सकते। वो तो जेल के अंदर बैठा हुआ 2.5 साल से पूरे पाकिस्तान को घुमा रहा है और आपकी सारी सियासत उसके इर्द गिर्द घूम रही है। वो आदमी ज़हनी मरीज़ कैसे हो सकता है? वो तो बलागा ज़हीन आदमी होगा जिसने सबको चक्कर दिया हुआ जेल के अंदर बैठ के, जो जेल के अंदर बैठ के अपनी पार्टी नहीं पूरे मुल्क के निज़ाम के फैसले कर रहा है और आप उसके सामने मजबूर हैं। ये वो आदमी है जब पूरी दुनिया कोविड के अंदर, जब कोरोना वायरस आ गया था, पूरी दुनिया कोरोना के अंदर मार खा रही थी। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट सहाफ़ियों को बुला बुला कर कह रही थी कि इमरान खान पे दबाव डालो, लॉकडाउन लगाए। अपोजिशन जमातों को एस्टेब्लिशमेंट कह रही थी कि इमरान खान पे तुम दबाव डालो, ये लॉकडाउन लगवाए, ये पाकिस्तान को मरवा देगा। लेकिन वो अकेला आदमी डट गया था। उसकी जहानत का आप यहां से अंदाज़ा करें कि पूरी दुनिया ने तारीफ़ की कि दुनिया में अगर कोई ममालिक टॉप के ऊपर निमट सके कोरोना वायरस से, जिनकी हिकमत अमली सबसे बेहतर थी, तो उनमें एक इमरान खान था। ज़हीन तो वो उतना है, और इसकी जहानत के बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें माजी में कर चुके हैं। नाज़रीन, DGISPR ने शेख मुजीब को गद्दार कहा था। हालांकि गद्दार तो याया खान था, ये मैं तो बिल्कुल खुलकर कहूंगा। उसकी एक वजह है ना, याया खान की रंगीनियां किताबों के अंदर लिखी हैं और आज तक कभी किसी ने डिनाई भी नहीं किया। हमारे जो मुजीबुर रहमान शामी साहब हैं, उन्होंने जो कुछ याया खान के बारे में बताया प्रोग्राम के अंदर, टीवी के ऊपर, वो सुन लें आपके कानों से धुएं निकल जाएंगे। जितनी तारीख की किताबें वो बताती हैं, मुजीबुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पढ़ लें, वो ये बताती है कि याया खान ने जो तबाही फेरी, उसकी वजह से पाकिस्तान दो टुकड़े हुए। तो गद्दारी तो याया खान ने की ना, आइन से भी गद्दारी की, हलफ से भी गद्दारी की,
अपने मुल्क से भी गद्दारी की, पाकिस्तान के 90,000 के करीब फौजी भी कैदी बनवा दिए, तारीख का बदतरीन सरेंडर भी करवा दिया। तो गद्दार तो जनरल याया था। अच्छा, जनरल मुजीब को अब वहां कारकुनों ने बैठ के लायामल बनाया कि गली मोहल्लों तक कैसे जाना है और कैसे हर फर्द तक पहुंचना है ताकि जो स्ट्रीट मूवमेंट है उसका आगाज हो सके। फिर सुहेल अफरीदी एक आधे दिन में पहुंच रहे हैं लाहौर। वो लाहौर जाने के बाद बार एसोसिएशन के पास भी जाएंगे, वहां पे भी खिताब करेंगे। उसके अलावा वो मुख्तलिफ जगहों पे जाएंगे, कुछ लोगों के घरों में जाएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं जिनके साथ बहुत ज्यादतियां हुई वहां पे जाएंगे। लाहौर में कुछ इलाकों में जाएंगे, वहां लोगों से मुलाकातें करेंगे। तो एक थोड़ा मोमेंटम बनाने की वो कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बाहर निकलें और निकल के थोड़ा सा वो ईजी फील करें, क्योंकि वजीर आला एक दूसरे सूबे का वहां पे मौजूद है, तो उसकी मौजूदगी में छापे मारना, गिरफ्तारियां करना ये वैसे भी मुमकिन नहीं होगा और करना भी नहीं चाहिए। ये नामुनासिब हरकत है, ये नहीं करनी चाहिए और ये मार्जिन रखना चाहिए। वैसे तो हर पॉलिटिकल वर्कर के लिए ये मार्जिन होना चाहिए कि जो सियासी वर्कर जब चाहे वो कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करना चाहे तो लोगों को नुकसान पहुंचाए बगैर तो वो कर सके। लेकिन पाकिस्तान में, खासतौर पर पंजाब में मरियम नवाज साहिबा ने जब से उन्हें हुकूमत बनाकर दी, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने जूते पॉलिश करने के नतीजे में, तब से लेकर अब तक मरियम नवाज साहिबा ने पुलिस को इस्तेमाल करते हुए और फोर्स को और ताकत को इस्तेमाल करते हुए, कानून का डंडा इस्तेमाल करते हुए सियासी मुखालिफिन को, जो पंजाब की अक्सरियत है, उन्हें कुचल कर रखा है। ये बिल्कुल वैसी ज़हनियत है जैसी ज़हनियत हमने देखी थी हसीना वाजिद की। अच्छा, इसमें जो इजलास हुआ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का, उसमें एक तो ये कि 8 फरवरी को अब ये करेंगे पहिया जाम हड़ताल। उसके लिए जो है वो अपील की जा रही है। असद कैसर साहब ने उसके हवाले से कहा कि 8 फरवरी को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने यौम स्याह का ऐलान किया है और 8 फरवरी को अवाम से उनका वोट का बुनियादी हक छीना गया था। अवाम ने फैसला करना है कि आया इलेक्शन में अवाम अपने नुमाइंदे मुंतखब करेंगे या दफ्तरों में बैठे लोग ऐसा करेंगे। अगर अवाम ने अपने वोट के हक की हिफाजत नहीं की तो फिर कोई सुनवाई नहीं होगी। एक तो ये काम अगर करना था तो फिर 9 फरवरी को करना था, यानी 8 फरवरी को पाकिस्तानियों का मैंडेट चोरी हुआ, 9 फरवरी को ये वारदात डाल दी गई, रात गए। तो 9 फरवरी के दिन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए था कि वो खड़ी हो जाती और खड़ी होकर ये कहती कि हम ये इलेक्शन तस्लीम ही नहीं करते क्योंकि इसमें हमारा मैंडेट बुरी तरह चोरी कर दिया गया है। पिछली मरतबा थोड़ा थोड़ा मैंडेट चोरी होता था, सियासी जमातें आसमान सर पे उठा लेती थी। इस मरतबा तो पूरा मैंडेट ही बदल दिया। 181-180 सीटों वाली पार्टी को उठा के उसकी आधी सीटें छीन ली। तो इनको एहतजाज उस दिन करना चाहिए था, लेकिन चले, अब वो वक्त गुजर गया। जो वक्त गुजर जाए उसको सर पीटने की बजाय आगे की हिकमत अमली पे गौर करना चाहिए। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है जनाब कि कौम अगर अपने वोट के हक की हिफाजत नहीं करती तो फिर कोई सुनवाई नहीं होगी। कोई एक कानून साजी बता दें जो मौजूदा असम्बली ने अवाम के मफाद में की हो। हुकूमत कोई एक इकदाम बता दे जिससे अवाम को रिलीफ मिला हो। महंगाई, बेरोजगारी और बदमनी बढ़ती जा रही है, लिहाजा उम्मीद है अवाम से कि 8 फरवरी को अपने वोट के हक के लिए निकलें। ये हमारा हक है कि हम अपनी लीडरशिप खुद मुंतखब करें। ट्रांसपोर्ट बरादरी से उन्होंने दरखास्त की कि 8 फरवरी को मुकम्मल हड़ताल करें, इसमें हिस्सा लें। ताजर बरादरी से भी अपील की कि इस दिन शटर डाउन हड़ताल करें। 8 फरवरी को हमने पूरी दुनिया को पैगाम देना है। 8 फरवरी को पाकिस्तानी अवाम ने तहरीक इंसाफ को 180 नशिस्तें दी थी। नवाज शरीफ की जमात ने सिर्फ 17 नशिस्तें जीती थी। आज सिर्फ 17 नशिस्तों वाली जमात हुक्मरानी कर रही है, कानून साजी कर रही है, पॉलिसियां बना रही है। 8 फरवरी को सब ने वोट के हक की हिफाजत के लिए निकलना है, ये जनाब असद कैसर साहब ने कहा। अच्छा, ये तो हो गया 8 फरवरी के हवाले से, और ये पूरी दुनिया में होगा। ये यूरोप में भी किया जाएगा, ये बरतानिया में किया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा, अमेरिका में किया जाएगा, हर जगह पे किया जाएगा। हम भी इसके हवाले से एक प्रोग्राम करेंगे। मैंडेट की चोरी जो है हर पाकिस्तानी का मसला है। मैंने भी वोट डाला था, मेरा मैंडेट भी चोरी हुआ है। वहां पे महर शराफत जीता था जिसको मैंने वोट डाला था, और मरियम नवाज को वो सीट दे दी गई जाली तरीके से। MNA की सीट के ऊपर जो है वो एक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार जीता था, लेकिन वो भी पाकिस्तान PMLN ने जो है वो भी छीन ली और जाली फॉर्म 47 वहां पे भी जारी हो गया। तो हम भी अपने तौर पे इसके ऊपर जरूर प्रोग्राम करेंगे। ये ह्यूमन राइट्स का मामला है, बुनियादी इंसानी हकूक छीने गए हैं और वोट के बजाय कमरों में बैठ के बंदों ने फैसले कर दिए हैं। अब आ जाए कि बातचीत, मुज़ाकरात।
इसमें जो अपोजिशन है उन्होंने इस बात पे इत्तेफाक किया कि मुल्क को जो इस वक्त मसाइल दरपेश हैं, चाहे वो माशी हैं, चाहे वो सियासी हैं, चाहे वो अमन व अमान के हैं या गवर्नेंस के मसाइल हैं, अवाम में बहुत ज़्यादा मायूसी हो गई है। उसके लिए एक नए मिसाक की ज़रूरत है, जैसे मिसाक जमहूरियत हुआ था पहले। नए मिसाक में अपोजिशन मुस्तकबिल में शफाफ इंतखाबात और मुतफिका नए इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री, पार्लिमानी बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी, इंसानी हकूक की पासदारी, आईनी और जमहूरी इकदार की मजबूती के लिए डायलॉग के लिए तैयार है। यानी हम डायलॉग करना चाहते हैं, अपोजिशन डायलॉग करेगी। ये बात तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने कही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहरहाल एहतजाज की तैयारी करेगी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो है वो डायलॉग कर सकती है और उन्होंने कहा जी कि अगर आप हमारे साथ एक मिसाक जमहूरियत करते हैं तो इमरान खान से दस्तखत हम करवा लेंगे, आप 73 के आइन के ऊपर आ जाएं। ये बात भी इन्होंने याद दिलाई। इन्होंने कहा जी हम तो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि जब भी आप करना चाहें हम हाजिर हैं मुज़ाकरात, लेकिन इलेक्शन नए करवाने पड़ेंगे। फिर यौम स्याह के हवाले से उन्होंने कहा स्ट्रीट मूवमेंट मोबिलाइजेशन को कामयाब बनाने के हवाले से सूबाई और डिस्ट्रिक्ट की सतह पर ज़िली कमेटियां बनाने का भी फैसला है। अब ये 8 फरवरी को करने क्यों जा रहे हैं, इसको जरा आप समझिए। ये इसलिए करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा अपनी पावर चेक करेगी कि क्या वो वाकई पाकिस्तान को बंद कर सकते हैं। अगर 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान को बंद करने में कामयाब हो गई और ये तजर्बा उनका कामयाब हो गया तो उसके बाद फिर वो अपनी ताकत को बढ़ाकर इस मामले को आगे तूल दे सकते हैं। लेकिन 8 फरवरी जो है वो 2 साल मुकम्मल हो गए इस हुकूमत को, और 2 साल ऐसे हैं कि तबाही और बर्बादी की एक दास्तान है 2 सालों में, और कुछ भी नहीं है। और आज ये दास्तान हम आपको सुना रहे हैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान के यौम पैदाइश के मौके पर। आज 25 तारीख है दिसंबर की, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश, और इस पे ISPR ने भी कोई नगमा जारी किया है। यहाँ पे मैं देख रहा था, एक मुझे भिजवाया मेरी टीम ने कि ये ISPR ने जारी किया है, और एक SHO ने एक सूबे के वजीर आला को एक मरतबा फिर पाकिस्तान की सबसे बड़ी और मकबूल पॉलिटिकल पार्टी के जेल में नाहक कैद लीडर से मिलने से रोक दिया। सादी बात यह है, और हकीकी खबर भी यही है कि एक आदमी जिसे जेल में रखा गया सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ उसका क्लैश है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चाहती है ये हमारे मुताबिक चले, और वो आदमी चाहता है कि नहीं, अवाम के मैंडेट के मुताबिक मुल्क चलेगा। अब उस आदमी को उठा के जेल में डाल दिया। वो पाकिस्तान का सबसे मकबूल आदमी है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की अवाम ने उसकी जमात को जितवाया। तो बड़ी मुश्किलों से उन्होंने एक सूबे में अपनी हुकूमत हासिल कर लिया। वहां जो वजीर आला है उसे मिलने की इजाजत ही नहीं दी जाती जब तक कि वो कंप्रोमाइज नहीं करता। यानी एस्टेब्लिशमेंट ने जिद पकड़ी हुई है, तुम हमसे आकर मिलो, हमारे दरवाजे पर हाजिरी दो, फिर हम तुम्हारी मुलाकात करवाते हैं इमरान खान से। सुहेल अफरीदी कहता है जी ऐसे नहीं होगा, मैं इमरान खान साहब से मिलूंगा, जिससे वो मुझे कहेंगे उससे मिल लूंगा, क्योंकि मैंडेट उनका है, फैसला उन्होंने करना है। तो और किसी चीज के लिए सुहेल अफरीदी वफादारी की कीमत अदा कर रहा है। और खैबर पख्तूनख्वा के जो हमारे गयूर पश्तून हैं उन्होंने हमेशा जो कीमत अदा की है ज्यादातर वो वफादारी की ही की है, और एस्टेब्लिशमेंट ने उनकी वफादारी का नाजायज फायदा हमेशा उठाया है। अब उनके स्टेटमेंट जो आज के हैं वो बड़े सख्त है। अगर आप एक दिन पहले का इमरान खान साहब के ट्वीट उठाकर देखें और आज के सुहेल अफरीदी के बयानात उठाकर पढ़ें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये मामला कितना गर्म हो गया। और कम से कम जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है इसके पास इस मामले का कोई हल भी दिखाई नहीं दे रहा, सिवाय इसके कि वो एक जिद है कि जनाब नहीं मिलने देना तो नहीं मिलने देना, और नहीं मिलेंगे तो ये एक जिद है, इससे फर्क कोई नहीं पड़ेगा। इससे सिर्फ आपके कपड़े उतरते जाएंगे और एक एक करके आप नंगे होते जाएंगे। सुहेल अफरीदी ने क्या कहा था ये सुन लें आप। कोलेटरल डैमेज में पहले तो उन्होंने बात की, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पर बहुत उछलते हैं, कुछ दानिश्वर भी हैं, कुछ टाउट्स भी हैं, कुछ सियासतदान भी हैं। कोलेटरल डैमेज को वो कहते हैं जी कि ये ठीक है, इसको जस्टिफाई करते हैं। क्या फर्क पड़ता है गरीब मर गए तो, पश्तून मर गए तो, इनके घरों के लोगों को अगर मार दिया जाए कोलेटरल डैमेज में तो इनको कैसा महसूस होगा? सवाल तो ये है ना पूछने वाला। ये सब कुछ रियासत की गलत पॉलिसियों के बायस हो रहा है। हम इन्हीं पॉलिसियों पर एतराज करते हैं क्योंकि फैसले बंद कमरों में नहीं होने चाहिए। देखिए, मैं एक बात पहले भी कह चुका हूं, आज फिर कहता हूं कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास इमरान खान एक आखिरी चांस है अपनी इज्जत बचाने का। पाकिस्तानी कौम बहुत आगे निकल गई है। आज कुछ और हकायक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बताए। बहुत सारी चीजें मैं जानता हूं, ऐसी चीजें जानता हूं ऑपरेशन ज़दा इलाकों के बारे में
जो मैंने वहां लोगों से सुनी, अगर अवाम को बताएं तो पाकिस्तान में आग लग जाएगी। तो बजाय कि वो चीजें सामने आए और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए मजीद सुबकी और परेशानी की और नफरत की एक लहर जन्म ले, बेहतर यह है कि इमरान खान जैसे मौके से फायदा उठाएं। ये वो वाहिद और आखिरी मौका है आपका जो आपको बैरकों में जाने में आसानी पैदा कर सकता है, आपको इज्जत के साथ अपनी डोमेन में वापस भेज सकता है। वरना इसके बाद आप जाना भी चाहेंगे तो लोग आपको जाने नहीं देंगे, लोग आपको चिपक जाएंगे, क्योंकि इमरान खान के बाद सूरत-ए-हाल कुछ और होगी। इमरान खान आज भी इतनी शदीद तकलीफ, बर्बरियत, जुल्म, फस्तायत, कत्लो गारतगिरी के बावजूद कहता है मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी। हो सकता है कल कोई और ये बात ना करे, या जो भी कल को ये बात करे अवाम उसकी बात ही ना सुने। तो पाकिस्तान की फौज को होश के नाखून लेने चाहिए, फौजी क़यादत को मैं कह रहा हूं। तो इमरान खान, ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए आखिरी मौका है कि इनको इज्जत के साथ इस जंजाल से वो निकाल सकता है। उसके बाद लोग किसी की बात ही नहीं सुनेंगे। जो इस बारे में बात करेगा लोगों से गालियां देंगे, जैसे कि अभी भी लोगों को गालियां, लोगों की जबान की नोक के ऊपर गाली होती है। जो आदमी जरा सा प्रो एस्टेब्लिशमेंट होने की कोशिश करता है, दुर्गत बना देते हैं लोग। ये रियलिटी है, आप इससे भाग नहीं सकते, भाग नहीं सकते। आपने अपने बड़े करीबी लोगों को कहा कि यार हमारी तारीफ करके देखो, लोगों ने बात नहीं सुनी उनकी। एक बात तो वादे हो गई कि एस्टेब्लिशमेंट के क्रॉस की अब अहमियत नहीं रही। पहले एस्टेब्लिशमेंट किसी पॉलिटिकल पार्टी पे ऐसे करके क्रॉस लगा देती थी कि जनाब ये पॉलिटिकल शख्सियत खत्म, इसके ऊपर क्रॉस लग गया, अब ये कभी नहीं आएगा। और फिर हमने देखा सियासतदान बेचारे एड़ियां रगड़ते रहते थे, बैठे रहते थे अपने ड्राइंग रूमों के अंदर, और उनकी सियासी हैसियत खत्म हो जाती थी। तो इमरान खान साहब पे क्रॉस इन्होंने लगाया था, तो 8 फरवरी को अवाम ने एक नया रिकॉर्ड बना डाला कि जनाब आपने इंतखाबी निशान भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। इतनी सख्ती भी की लोगों ने, फिर भी इमरान खान ने जिस जिसके ऊपर हाथ रखा उन सबको जितवा दिया, और वो सिलसिला अभी तक जारी है। कैदी नंबर 804 जेल में बैठकर कहता है कि ये वजीर आला है, और डीजी ISPR पेशावर जाके ऐलान करते हैं कि जनाब ऐसा कबूल नहीं है, और फिर कैदी नंबर 804 जेल से बैठकर जीत जाता है। तो सिस्टम के ऊपर तो रूल कर रहा है कैदी नंबर 804, और इस वक्त अवाम के दिलों पे भी कर रहा है। अगर अवाम के अंदर इमरान खान की मकबूलियत खत्म करनी है तो ये तरीकाकार जो एस्टेब्लिशमेंट ने अपनाया हुआ है ये तो ठीक नहीं है। इससे तो पब्लिक मजीद इमरान खान साहब के साथ खड़ी होती चली जाएगी। तो इमरान खान साहब ने क्या कहा, जरा ये गौर से सुनिएगा, इसमें आपको पूरा मंजरनामा नजर आ जाएगा कि इमरान खान साहब कहां लेकर जाना चाहते हैं तहरीक को, सिचुएशन को, और वो क्या देख रहे हैं इस वक्त, किस सिचुएशन में है। वो ये कहते हैं जी कॉमनवेल्थ की 8 फरवरी के इलेक्शन पर जो रिपोर्ट लीक हुई है उसने भी इंतखाबी धांधली का पोल खोल दिया कि कैसे बेशर्मी और डिटाई से हमारा मैंडेट चोरी किया गया। कॉमनवेल्थ के मुताबिक ये रिपोर्ट पहले ही सरकारी सतह पर हुकूमत पाकिस्तान को दे दी गई थी, मगर यहां सिकंदर सुल्तान राजा जैसे बेजमीर लोग हैं जिन्होंने इंतखाबी चोरी की सहूलतकारी समेत उस पर पर्दा डालने में भी भरपूर किरदार